पहले टेस्ट में मेरे फिजिक्स में 3 मार्क्स आए थे। 13 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट रहता था, मतलब मैं लास्ट से थर्ड था पूरी क्लास में। तो ये उनसे बोलता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतना, ये मेरे बस का नहीं है इतना पढ़ना है। मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था। मैंने कहा यार इन लोगों से कैसे कॉम्पिटिट करेंगे, इतने सारे लोग हैं और सब बड़े बड़े स्कूलों से हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों से। जो हमारा इन्विजिलेटर था उसने क्या किया कि उसने बोला कि 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे 20 मिनट नहीं दिए। उसने बोला 3 घंटे में हम OMR ले लेंगे आपकी, और उसके चक्कर में मैंने 3 घंटे में पेपर कंप्लीट किया, जबकि मुझे ये बात शुरुआत से भी नहीं पता थी। जिन्होंने मेरे को हमेशा से एवरेज समझा वो आज मेरे पास आके मेरे को बोल रहा है कि तुम फ्री में आ जाओ, वो भी एलन जैसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने मेरा पेपर लिया और उसमें टिक कर दिया आंसर, और मैं वहाँ पे शॉक कि ये क्या चल रहा है, किस लेवल पे चीटिंग हो रही है। मैंने 0 से स्टार्ट किया। मैंने सारे चैप्टर्स फिर से पढ़े, पूरे फिर से अंडरलाइन करे, पूरा समझा सबको। ऐसे ये नहीं चलेगा कि ये 2 घंटे में कर रहा, मेरे को पूरा दिन लग रहा है। 12th में एंटर करते ही जो मेरा फर्स्ट टर्म टेस्ट था उसमें मैंने 710 स्कोर किया। चैप्टर में ऐसे अंडरलाइन करता था कि अंडरलाइन जहाँ से मैंने कर लिया वहीं से क्वेश्चन आ जाता था अगले टेस्ट में। मैं 12th में मैंने एकदम से स्पीड पकड़ी। मैंने 5-6 टेस्टों में लगातार सेंटर रैंक 1 स्कोर करी। ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया मैंने आज तक, किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया, अपने भाई को फॉलो नहीं किया, किसी को भी फॉलो नहीं किया मैंने। मतलब सर मेरे पास आके बैठे, सर ने मेरे से मार्क्स पूछा, मैंने सर से बोला सर इतने हैं। सर ने बोला कि ये तो कम हो रहा है। मेरे को उस दिन रोना आ गया। मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, अब शायद दिक्कत हो जाएगी पेपर में। So hi everyone, I'm पार्थ। जब से मेरे भाई का रिजल्ट आया है तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिए, स्पेशली जो वीडियो हम लोगों ने साथ में मिलकर बनाई थी उसके, कि भैया एक वीडियो आपके भाई के साथ प्लीज़ आप बना दो जिसमें कि वो अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताए, कैसे उन्होंने 2 साल में अच्छे से प्रिपेयर किया और आखिर में आगे 680 मार्क्स लाए विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1526। तो आज हम आराम से बैठ के हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कैसे नील ने ये चीज़ करी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सोचा था कि एक बार मैं आऊँगा चैनल पे, ऐसे ही बैठ के पूरा बताऊँगा सब कुछ कि मैंने कैसे किया, क्या किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिन आज आ गया है। तो नील, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत ज़्यादा। थैंक यू। 2 साल तूने प्रिपेयर किया है। मैंने तेरी जर्नी देखी है। 10th में जब तू था तब उतना नहीं पढ़ता था, और स्पेशली मुझे याद है मम्मी मेरे को बताती थी कि नील उनसे ये बोलता था कि मेरे को देख के, जब मैं 11th में पढ़ता था तो ये उनसे बोलता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतना, ये मेरे बस का नहीं है इतना पढ़ना। मेरा भाई दिन भर पढ़ता रहता है, इतना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ और कर लूँगा मैं। लेकिन फाइनली ये भी वही चीज़ इसने करी, फाइनल जाकर के, और अच्छे से करी बहुत। तो तेरी एक जर्नी रही है ऊपर नीचे। 10th में तू कम पढ़ता था, 11th में थोड़ा तूने मतलब हाँ ना रहा, लेकिन 12th में तूने ऐसी गाड़ी पकड़ी कि 5 बजे उठना सुबह और जो है एकदम टॉपर बन जाना। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था, जिससे हमें लगने लगा था कि तेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो तू अपनी स्टोरी बता, कैसे तेरा मोटिवेशन बना धीरे धीरे MBBS आने का, नीट क्लियर करने का, और क्या तेरी जर्नी रही? तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 8th क्लास से, जब मैंने पहली बार एंथ दिया था। और उस टाइम पे मैं अपने स्कूल में बिल्कुल एवरेज ही रहता था, तो ज़्यादा अच्छा नहीं था मैं स्कूल में। और मैंने एंथ के लिए काफ़ी मेहनत करी थी टू बी ऑनेस्ट। और वो पहला टाइम था जब मैंने पढ़ा था दम से बिल्कुल। और मेरा दोस्त है जो कि मेरे से हमेशा आगे आता था, मैंने उसको एक टेस्ट में भी पीछे नहीं किया था। और एंथ पहला टेस्ट था जिसके अंदर मैंने उससे ज़्यादा स्कोर किया था। उसमें मेरे को 60% स्कॉलरशिप मिली थी, तो वो काफ़ी मेरे लिए अचीवमेंट था बहुत बड़ा। और जो रियल जर्नी थी वो स्टार्ट हुई जब मेरा एडमिशन हुआ। और 9th क्लास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बिल्कुल एवरेज था वहाँ पे सब मेरे लिए नया था एकदम। मेरे स्कूल में तो एक्चुअली मेरा स्कूल 100 बच्चों का ही है, बहुत छोटा सा स्कूल है, उसमें 2 ही मैं और मेरा दोस्त ही था बस। तो वहाँ पे मैंने जब देखा कि 50 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था। मैंने कहा यार इन लोगों से कैसे कॉम्पिटिट करेंगे, इतने सारे लोग हैं और सब बड़े बड़े स्कूलों से हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों से, और इतने मतलब देख के लग रहा है कि ये तो बिल्कुल बहुत ही टॉपर लोग हैं। और होते थे। मेरा 9th में भी मेरा पहले टेस्ट में मेरे फिज़िक्स में 3 मार्क्स आए थे। 13 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट रहता था, मतलब मैं लास्ट से थर्ड था पूरी क्लास में फिज़िक्स में। और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ब्रेकिंग थी। और मेरे जो बायोलॉजी के सर थे वो मुझे थोड़ा परेशान करते थे, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आते थे बिल्कुल भी, और मेरा भाई टॉपर था तब। तो मेरे को बहुत थोड़ा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं रोया भी हूँ घर पे आके। तो वो एक पीरियड था जब मैं कुछ भी नहीं था, और मेरे से एक्सपेक्टेशन
रख रहे थे लोग और मुझे नहीं हो रहा था मेरे से, और मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। उस वक्त में केवल 2 चीज़ें अच्छी थी, एक थी मैथ्स और एक थी मेंटल एबिलिटी। मैथ्स के सर मेरे को, मेरे भाई को नहीं जानते थे, वो केवल मेरे को जानते थे, और वो मेरे को इसलिए जानते थे क्योंकि मैं अच्छा था मैथ्स में, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे को उससे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को वो चीज़ सोचता भी हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने उस टाइम पे, जब मेरे को सब गलत समझ रहे हैं और तब मेरे को इज्जत मिलती थी अपनी वजह से, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। 9th में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, वो काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए। उससे मुझे कंपटीशन का पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और मेरी 9th में रैंक आती थी 40 सेंटर रैंक, और इसको देख के मेरे पेरेंट्स घबरा जाते थे, और मेरे पापा गुस्सा होते थे मेरी मम्मी पे कि ये क्या कर रहा है, ये तुमने फ़ोन चलाता रहता है। मेरे को बहुत डांट पड़ती थी। फ़ोन मेरा ले लेते थे, फिर मैं रोता था थोड़ा सा, फिर मैं सोचता था चलो ठीक है, कहीं और किसी और को मोबाइल चला लेंगे। हालांकि मैथ्स से एक लौता ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को मैथ्स में ही था मुझे। लेकिन ये पता था कि मैं मैथ्स नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे भाई को बायो दिलवाई है और मेरे को भी दिलवाएंगे। मुझे ये बात पता थी 9th में ही, इसलिए मैंने कभी ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि मैथ्स ले पाऊँगा मैं। मगर मुझे अच्छी लगती थी तो मैं मैथ्स करता था, और मुझे खुशी रहती थी कि मैं मैथ्स कर रहा हूँ अभी। 9th में मैंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए और मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी मैं टिका रहा। मेरे को कोई वो नहीं था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा क्या जीवन में, लेकिन मैं अपना ट्राई करता था, अपना जितना मेरे से होता था मैं उतना करता था। अब 9th से बात आती है 10th में। 10th में लॉकडाउन लग गया, ऑनलाइन हो गए सब। 10th में मैंने पढ़ाई बहुत ही कम करी मैंने, टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई ज़्यादा करी ही नहीं मैंने 10th में, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अब तो क्लास भी नहीं जाना, तो अब तो कोई टीचर भी कुछ नहीं बोलेगा। 10th में टीचर बदल गए, तो अब टीचर भी नहीं जानता, अपन भी नहीं जानते तो फिर कोई मतलब ही नहीं, पढ़ाई ज़्यादा हो ही नहीं रही है और मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा मेरे। लेकिन एक चीज़ थी, मेरे घर में पेरेंट्स फिर भी कूल थे कि कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अपनी मेहनत करो, जितनी तुम कर सकते हो करो ना। रिज़ल्ट के इतना वो नहीं है कि अपने काम पे फोकस करो। हमारे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि रिजल्ट नहीं आ रहा तुम्हारा, वो कह रहे तुम्हारा तुम क्या कर रहे हो वो मैटर करता है, तुम बस करो, रिजल्ट जो आना होगा आएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपना 100% दो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी मेरे घर में, और वो काफ़ी सपोर्टिव थी मेरे को। कभी भी ये नहीं हुआ कि ये तो, मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे मम्मी ने कभी नहीं बोला कि भैया तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मम्मी मेरी हमेशा पॉजिटिव रहती थी कि नहीं तू भी कुछ करेगा। 10th में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, लेकिन अब बात आती है 11th में, जब इट ऑल स्टार्टेड। और 11th में मैंने पढ़ाई को सीरियसली लिया बहुत ज़्यादा, और मैंने पढ़ना बिल्कुल चालू कर दिया। पहले दिन से ही मैंने NCERT उठाई। पहले दिन मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मेरा दोस्त जो है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरे को बताया कि वो 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, और मुझे पूरा दिन लग गया था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतना पीछे कैसे हो गया उससे। तो फिर मैंने NCERT पढ़ना चालू करी, मैंने रोज़ पढ़ा। मैंने कहा स्पीड बढ़ानी है, अब तो ऐसा नहीं है, ऐसे ये नहीं चलेगा कि ये 2 घंटे में कर रहा है, मेरे को पूरा दिन लग रहा है। और 11th में फ़िज़िक्स में मेरे को इंटरेस्ट आया, मेरे को लगा कि फ़िज़िक्स पढ़नी है, लेकिन हमारे टीचर उतने अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। तो मैं भाई के पास आ जाता था, कुछ भी मेरे को समझना होता था, तो भाई क्या करता था कि मेरे को बस समझा देता था कि ये ऐसे ऐसे होता है, और फिर मैं मॉड्यूल पढ़ लेता था। तो भाई ने कभी मेरे को ऐसे नहीं किया कि मेरे को बैठ के पढ़ा दिया हो 1 घंटा कि भैया रोज़ मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ भाई ने कभी नहीं करी, जो कि बहुत अच्छी बात है। उससे मैं खुद इंडिपेंडेंट हो पाया, क्योंकि मेरे को भाई हमेशा नहीं पढ़ा सकता, मुझे खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो भाई ने मेरे को रिसोर्सेज बताए कि तू इससे देख ले, यूट्यूब पे इससे देख ले, नहीं तो मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता था कि क्यों होती है कोई चीज़। फ़िज़िक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें यदि ये पता है कि क्यों हो रहा है कुछ, तो सब कुछ कर लोगे आप। कोई भी फॉर्मूला है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, डिराइव कर लोगे, बहुत है। 11th में बायोलॉजी में मैंने एक मिस्टेक करी, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे अच्छा है। वो ये थी कि मैंने मॉड्यूल पे फोकस किया बहुत ज़्यादा, और NCERT में एक बार ही पढ़ता था बस चैप्टर की, उसके बाद मैं मॉड्यूल ही लगाता था। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे पेपर भी मॉड्यूल से ही आता था, तो ऐसा लगता था कि मॉड्यूल ही पढ़नी चाहिए। और मेरे भाई ने उस टाइम पे मेरे को बहुत बोला कि भाई तू NCERT पढ़, बायो हैक से सॉल्व कर।
यही आएगा नीट में, मॉड्यूल नहीं आएगी नीट में। लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और मैं मॉड्यूल ही करता गया। मैं यही करता हूँ, मैं अपनी ही सुनता हूँ केवल, मेरे को लोग सजेशन दे देते हैं, मैं सुन लेता हूँ, लेकिन एंड में मैं अपने डिसीजन लेता हूँ, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। और कई सारे लोग पूछते हैं कि आपने बायो केमिक यूज़ करी थी क्या? तो 11th में तो मैं बायो नहीं यूज़ करता था, केमिक भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था, क्योंकि वो मटेरियल दोनों मुझे उस टाइम पे कंप्लीट नहीं लगते थे बिल्कुल भी, और मुझे नहीं फील होता था कि मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं मॉड्यूल पे फोकस था। एनसीईआरटी में मेरा फोकस बहुत कम था, और मुझे लगता है कि जो मैंने किया वो गलत तो नहीं था, वो ज़रूरी था। हर ईयर सेम क्वेश्चन नहीं आने वाले नीट में। जब भाई ने पेपर दिया था तो उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग था, इस साल जो मैंने पेपर दिया उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग था। तो हर साल स्ट्रेटजी बदलती है थोड़ी थोड़ी, तो मैं किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता, मैं अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो मैंने 11th में किया वो सही था, और उससे मुझे कुछ सीखने को मिला, जो कि मैंने 12th में अप्लाई किया। और 12th की जर्नी मेरी बहुत ही स्मूथ रही और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही। 12th में एंटर करते ही जो मेरा फर्स्ट टर्म टेस्ट था उसमें मैंने 710 स्कोर किए 720 में से, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैं एवरेज स्टूडेंट ही था 11th में। मगर 12th में मैंने एकदम से स्पीड पकड़ी, मैंने 5-6 टेस्टों में लगातार सेंटर रैंक 1 स्कोर करी, और ये सब बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। 12th में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बदली थी वो था कि ऑफलाइन मोड में हम लोग जाने लगे थे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे बहुत बूस्ट मिला मेरे को। और हमारे फिज़िक्स के टीचर चेंज हो गए थे, और अभी जो टीचर आ गए थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो मज़ा आ जाता था उनकी क्लास में। मतलब बस मेरे को तो ऐसा लगता था कि उनकी क्लास में आके बैठ जाओ बस, खुश हो जाओ। मतलब वो यदि क्लास नहीं लेना बहुत दिन तक तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता था फिर, और एकदम उनको देख के एकदम ऐसा अच्छा सा लगता है। अब 12th में मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरा फर्स्ट AIATS में 675 थे, और मेरे दोस्त के भी 675 थे, लेकिन मेरे बायो में ज़्यादा थे तो मेरे सेंटर रैंक 1 थी। तो मेरे को सर ने बोला था कि काफ़ी क्लोज हो तुम उस सेकंड रैंक के, कोई मार्क्स का डिफरेंस ही नहीं है, मतलब अगले टेस्ट में तुम सेंटर रैंक 1 आओगे कि नहीं आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी। तो मैंने उसको सीरियसली लिया, मैंने पेपर लिया, उसको मैंने एनालाइज़ किया, मैंने समझा कि कितने क्वेश्चन मॉड्यूल से आए हैं, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, और अगले टेस्ट में मेरे 690 आए और मेरी सेंटर रैंक 1 आई, और मेरे दोस्त के 10-15 मार्क्स कम थे मेरे से। और वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि मैंने पेपर को एनालाइज करके अपने मार्क्स बढ़ा लिए। वो मैं पहली बार कर रहा था, और फिर मेरे को समझ में आया एनसीईआरटी की, मेरे को वैल्यू समझ में आई, और मैंने पेपरों को थोड़ा देखा और मैंने समझा कि एनसीईआरटी के किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना सीखा। और मैं लास्ट में हर चैप्टर में ऐसे अंडरलाइन करता था कि अंडरलाइन जहाँ से मैंने कर लिया वहीं से क्वेश्चन आ जाता था अगले टेस्ट में, और वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। और 11th का जो मेरा सबसे वीकेस्ट पोर्शन था, जो कि मुझे लगता है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोगों का वीकेस्ट पोर्शन रहा होगा, वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बताऊँ तो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह ही जाती है, लेकिन इसको 12th में कवर कर सकते हैं, और मैंने किया था। मेरे टीचर थे, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमें पढ़ाया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी समझने की कोशिश करी थी GOC, मगर एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 12th में आके ही आती है। और 12th में मैंने 2 चीज़ें अलग करी थी, वो ये थी कि मैंने सुबह 5 बजे उठना चालू कर दिया था, जो कि काफ़ी अच्छी हैबिट है, मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ उसको, और ट्राई करना चाहिए। और सेकेंड चीज़ थी कि मैं 100% वीगन बन गया था। और वीगन का मतलब होता है कि हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल से डिराइव कोई भी आइटम है तो उसका कंजप्शन नहीं करेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब जब मैं 100% फोकस कर ही रहा था एनसीईआरटी पे, तो मुझे ध्यान आया कि मेरे भाई की बुक भी है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई किया बायोएक को, लेकिन मुझे तब भी कहीं ना कहीं वो लैकिंग लगी, और मुझे सही नहीं लगा। उस टाइम पे 2nd एडिशन चल रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, इससे मेरा यदि कुछ भी छूट जाएगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा उससे। तो मैंने बायो को फिर तब भी साइड कर दिया। फिर 12th एंड हुई, उसके बाद चालू हुआ NBP प्रोग्राम। इसके अंदर हमारे को एनसीईआरटी का रिवीजन कराते थे 11th-12th का, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि मेरी 11th स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम पे। मैंने क्या किया, मैं एक नई एनसीईआरटी लेके आया, मैंने 0 से स्टार्ट किया। मैंने सारे चैप्टर्स फिर से पढ़े, पूरे फिर से अंडरलाइन करे, पूरा समझा सबको। तब मैंने बायोएक का यूज़ किया, तब 3rd एडिशन आया था, तब मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया। तब मुझे वो सही था, वो बिल्कुल मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमी अभी भी थी, वो मैंने
फिक्स कर ली थी अपने पढ़ते पढ़ते, मैं उसमें भी एडिशन कर देता था थोड़ा बहुत, और उससे मैं बहुत बूस्ट हुआ। एनसीईआरटी मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गई। 11th अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली मैंने, अपनी 12th को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। थर्ड एडिशन बायोएक का यदि मैं अपना सबसे फेवरेट पार्ट बताऊँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसका, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसको करने के बाद हमारे को पोल्स दिए जाते थे हर चैप्टर के। मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी अच्छे से और फिर मैंने बायोएक को सॉल्व किया। इसके बाद मैंने पोल्स दिए तो मेरे फुल मार्क्स आए ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोल्स में, और वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। इस टाइम पे मुझे एक चीज़ पता थी कि जितना मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा उससे ज़्यादा मैटर करता है कि मैं कितना रिवीजन के लिए अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लूँगा। और मैं उस टाइम पे पढ़ने से ज़्यादा इस पर फोकस करता था कि कुछ भी ऐसा बना लूँ हर सब्जेक्ट में कि मेरा रिवीजन होता रहे आगे के महीनों में, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो उस टाइम पर मैंने फिज़िक्स को अपना 11th का मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप बनाए अपने, उसमें मैं फॉर्मूले वगैरह लिख लेता था और कोई भी थ्योरी का पॉइंट इंपॉर्टेंट मेरे को लगता था वो लिख लेता था। तो मैं इतना फाइनल करके लिखता था उसको कि अब मुझे ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये शीट लगानी है और मेरा ये चैप्टर कम्प्लीटली हो जाएगा। और केमिस्ट्री में मैंने केमिक को लिया, जितने भी मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट ऐड करना है मैंने उसको ऐड करता गया, और मैं हर चैप्टर को फाइनल करता गया कि अब मुझे जब भी मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना होगा मैं केवल केमिक उठाऊंगा और उसको रिवाइज कर लूँगा। ऐसे ही मैंने बायो में किया और हर चैप्टर को अपना फाइनल करता गया। इसके बाद चालू हुआ हमारा लास्ट सीरीज़, फाइनल टेस्ट सीरीज़, और इस टाइम पे मेरे मार्क्स गिरने लगे थे और मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी मेरा कम हो रहा था। मेरे को हमेशा से एक चीज़ थी कि मेरे को बस सेंटरिंग 1 चाहिए। अब मेरी जैसे कोई भी हमारा टेस्ट होता था मैं AIR कभी नहीं देखता था अपनी कि कितनी आई, मेरे को बस सेंटरिंग देखता था। मेरे को सेंटरिंग 1 से बहुत ज़्यादा लगाव था और मेरी वो सेंटरिंग 1 आना बंद हो गई थी। फाइनल टेस्ट सीरीज में मेरी बहुत कम आती थी और मेरे दोस्तों के ज़्यादा आने लगे थे मार्क्स, और मुझे लगता था कि मैं काफ़ी पीछे हो जाऊंगा और मैं होता जा रहा था। मैं फर्स्ट से मैं 4th 5th में और मैं नीचे जाता जा रहा था। मेरी एक AIR टेस्ट में तो मेरी 10 के भी बाहर हो गया मैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो शायद पोस्टर में भी नहीं आऊँ। मैंने होप नहीं खोई अपना कॉन्फिडेंस नहीं कम होने दिया। मैंने कहा ठीक है कम आ रहे हैं, अब लास्ट समय, अब जितनी दम है उतनी लगा दूंगा मैं, मेरे को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेकार आए मार्क्स नहीं आए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही मैं चलता रहा। अब इसके बाद फाइनल टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारे ने, अब प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चालू कर दिए थे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी रिपीट होते प्रीवियस ईयर पेपर, और उसमें मेरे एक दोस्त ने 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। उसके 720 में से 720 थे, और मेरे रोज़ पेपर में मेरे दोस्तों के फुल आ रहे थे और मेरे बहुत कम आ रहे थे। मेरे 640 आ रहे हैं, 630 आ रहे हैं, मेरे इतने बुरे मार्क्स आ रहे थे। और मैं उस टाइम पे मेरे को रोना आ गया था एक दिन तो मेरे को क्लास में। मतलब सर मेरे पास आके बैठे, सर ने मेरे से मार्क्स पूछा, मैंने सर से बोला सर इतने हैं। सर ने बोला कि ये तो कम हो रहा है। मेरे को उस दिन रोना आ गया। मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, अब शायद दिक्कत हो जाएगी पेपर में, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। लास्ट में आते आते को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था मेरे कितने आ रहे हैं मार्क्स, मेरे को ख़त्म करना था। अब ये नीट में पेपर आएगा, मैं दूंगा, ख़त्म काम। और जो मेरा सबसे लास्ट पेपर हुआ था कोचिंग में, उसमें मेरे आए थे 675 और मेरी सेंटर रैंक थी 6। तब भी मैंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और मैं पेपर देने गया। पेपर वाले दिन भी मेरे को कोई डर नहीं था, कोई एंजाइटी नहीं थी। मेरे को बस पेपर देखना था और मेरे को आना था वापस। और पेपर के अंदर भी मेरे साथ जो हमारा इन्विजिलेटर था उसने क्या किया कि उसने बोला कि 3 घंटे का पेपर होगा, और 3 घंटे 20 मिनट नहीं दिए। उसने बोला 3 घंटे में हम OMR ले लेंगे आपकी, और उसके चक्कर में मैंने 3 घंटे में पेपर कंप्लीट किया। जबकि मुझे ये बात शुरुआत से भी नहीं पता थी कि मैं 3 घंटे समझ के पेपर सॉल्व करूँ। मुझे बीच में पता चली और फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स में मेरा एक सवाल रह गया। मगर ये सब होने के बाद भी मैं घबराया नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं घबराया नहीं। तो उससे कहीं ना कहीं मैं अपना बेस्ट दे के आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घबरा गया हूँ तो मेरे थोड़े कुछ गलती मैंने ऐसी करी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी। मैं वहाँ पे कोचिंग पहुँचा पेपर दे के, और वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी सेंटर रैंक बना रही है और आई वॉज सरप्राइज्ड, और मैं बहुत खुश हो गया। और मेरे तब कैलकुलेट करने पे 695 बन रहे थे, मगर फिर वो कम होते गए और फिर फाइनली रिजल्ट आया। और मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं सेंटर रैंक बन नहीं आई मैं टॉपर नहीं बना, क्योंकि मैं जहाँ पे था लास्ट टेस्ट में उससे मैं काफ़ी बेटर हूँ। और मुझे
मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी रही, बहुत इंस्पायरिंग लगी मुझे स्टोरी, और मुझे नहीं पता था ये चीज़ें हुई है तेरे साथ, बट अच्छा लग रहा है सुन के। और काफ़ी कुछ तेरी जो स्टोरी है वो मेरी स्टोरी से भी मिलती जुलती है, क्योंकि मेरी भी 12th में मैंने बहुत अच्छे से पिकअप किया था और 11th मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था। 12th में मैं एक बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था अपने दोस्तों के साथ ही। फोकस बहुत बढ़ जाता है 12th में, क्योंकि 12th में होता है कि यार नहीं तो करना ही है। तो नील तेरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी बता कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए क्या क्या तू करता था। तो फिजिक्स में हमारे साथ बोलते थे कि रोज 40 क्वेश्चंस करके लाने हैं, और हर चैप्टर की हमने शीट्स बना रखी थी जिसमें कि फॉर्मूले लिख रखे थे सारे, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगता था वो लिख लेते थे। अब हमने एक रजिस्टर बना रखा था जिसके अंदर सारे 40 क्वेश्चंस रोज करना है, और क्वेश्चंस करने के बाद में उस शीट को लिख लेना है, उसमें जितने भी फॉर्मूला जो भी है। ये मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका था फिजिक्स पढ़ने का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है और फॉर्मूले भी आते हैं, और इससे मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई थी। मैं कोई भी चैप्टर कभी भी मेरे से पूछ लो, मैं हर क्वेश्चन बता देता था उसका। और अब यदि बात करें केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इनऑर्गेनिक जैसे ही चालू हुई, मैंने सबसे पहले दिन मैंने ग्रुप 15 उठाया। मैंने ग्रुप 15 पूरा NCERT से पढ़ा, उसमें मैंने कैमेक को चेक किया, उसमें कोई भी पॉइंट कम है तो उसको मैंने ऐड किया, और कैमेक को मैंने सॉल्व कर लिया। इससे मेरे को पहले दिन ही मेरे को ग्रुप 15 पे एक थोड़ी सी पकड़ सी बन गई। उसके बाद मैं क्लास वगैरह गया तो वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो उससे पता चल जाता था क्या नहीं आता, और फिर उसको घर पे आके पढ़ लेते थे। ऐसे ही मैंने हर ब्लॉक को किया, रोज़ एक ब्लॉक करता था मैं, और मैंने उसको 2-3 बार ही करा केमिक से, तो वो इतना स्ट्रांग हो गया कि इनऑर्गेनिक मुझे लगता था कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। फिजिकल का मैं बताऊँ तो फिजिकल, उसमें तो तुम्हें समझना है और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ तो वो आपकी बढ़िया हो जाएगी। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को, और ऑर्गेनिक समझने का सब्जेक्ट है। कोई भी अच्छा टीचर यदि तुम्हें मिल जाता है, तुम्हें ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगी। ऑर्गेनिक में हर एक चीज़ यदि तुम समझ लेते हो तो तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक सारे चैप्टर रिलेटेड है एक दूसरे से, कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा यदि सोचोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और मैं कहूँगा कि वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। अब लास्टली बायो, जिसके अंदर मैंने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। बायो मैंने शुरुआत में 12th में भी मॉड्यूल पढ़ी थी एक बार, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपके हायर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल NCERT पे ही शिफ्ट हो जाएंगे अपन। और बस एक बार मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैं NCERT को पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ता गया। पेपर्स को मैंने एनालाइज करा कि NCERT से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से मैंने उसको अच्छे से पढ़ना चालू किया, NCERT को अंडरलाइन करना चालू किया। और मैं जैसे कभी मेरे को चैप्टर रिवाइज करना, तो मैं कभी कभी ऐसा भी करता था कि केवल अंडरलाइन वाले पॉइंट्स पढ़ लेता था, और उससे भी मेरा बहुत अच्छे से हो जाता था। और सबसे ज़्यादा मदद मेरी बायो में करी है बायो हैक ने, वो भी लास्ट के टाइम पे, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में हो जाता है पूरे चैप्टर की हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बायो हैक से हो जाती है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, 1-2 बार यदि कर लो लास्ट में तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता बायोलॉजी में तुम्हें, और इतना ही मुझे लगता है बायो में ज़रूरी भी है। ठीक, तो बायो में जैसे तूने बोला कि 11th में तूने कोचिंग की मॉडल करी और तुझे लगता है कि वो तूने सही किया, तो ये बात एक नया पर्सपेक्टिव है, और सही सी बात है कि कोचिंग मॉड्यूल हम एक बार रीड कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं रीड करें और केवल NCERT रीड कर रहे हैं और केवल बायो हैक कर रहे हैं, तो क्योंकि कोचिंग मॉडल से कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो कि कई बार जरूरी रहता है। मतलब एक बार बस कैजुअली आराम से समझने के लिए कोई चीज को अपन रीड कर सकते हैं, और बाकी मेन जो हमें याद करना है वो NCERT करना है। तो जैसे तूने बताया कि 12th में तू सुबह 5 बजे उठता था, जो एक काफी नया चीज तूने स्टार्ट करी थी, और जो कि मैंने भी नहीं करी है पर्सनली अपने टाइम में। तो क्या तुझे लगता था तो 5 बजे उठने का क्या फायदा रहता था, और तू रिकमेंड करेगा क्या सारे? 5 बजे उठना मैं इसलिए प्रेफर करता था क्योंकि कोचिंग से आके मैं थक जाता था और मुझे पढ़ने का मन करता भी नहीं था, तो मैं सोचता था जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, और वो काफ़ी सही रहता था क्योंकि मुझे जल्दी उठ गया हूँ मैं, तो अब मैं रनिंग के लिए भी जा सकता हूँ। और मेरे को ऐसा नहीं है कि उठते ही मेरे को रनिंग के लिए जाना पड़ेगा, मैं आराम से अपना थोड़ा पढ़ के भी रनिंग के लिए जा सकता हूँ। मेरे पे बहुत टाइम रहता था। क्या है कि सुबह 5 बजे शांति रहती थी, और वो शांति यदि मुझे चाहिए तो मुझे रात को बहुत लेट तक जागना पड़ेगा, और जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो चीज़ मेरे को वहाँ पर मिल जाती थी। और 5 बजे से 12 बजे तक का ऐसा टाइम था कि मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ब्रेकफास्ट ही करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम है, बाकी मैं
4-5 घंटे मैं पढ़ ही सकता हूँ लगातार। तो वो एक चीज़ हो जाती थी जिसमें कि मैं सुबह सुबह फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लेता था और मेरे को जल्दी हो जाते थे वो, उससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता था क्योंकि 40 क्वेश्चन रोज करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। मतलब मैंने ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का कोई हद नहीं है। मतलब आप 1 घंटे में इतना कुछ पढ़ सकते हो, अगर आप सही से पढ़ो तो आप 1 घंटे को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो कि शायद आप 6 घंटे को नहीं कर पाओ। तो वो एक चीज़ है कि फोकस का एक रेल्म होता है अपने आप का, जो अपन फोकस कर रहे होते हैं तो ऐसा फोकस करो कि कोई और थॉट ही नहीं आए दिमाग में पढ़ाई, और एक एक चीज बिल्कुल जड़ती जाए तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। तो उसके बारे में तूने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? हाँ, सुबह के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मतलब वो मुझे मतलब आधा घंटा मुझे बहुत ज़्यादा लग जाता था कि आधा घंटा, अभी तक आधा मतलब 15 मिनट ही हुए हैं अभी और मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। मेरे को टाइम मतलब 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते थे मेरे। मतलब मेरे को सुबह का टाइम इतना बढ़िया था कि मैं 40 के वे पे 200 क्वेश्चंस कर लेता था एक दिन में ही, और फिर मैं पूरे हफ्ते क्वेश्चंस नहीं करता था। तो वो बहुत सही चीज़ थी मेरे लिए क्योंकि सुबह एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। मैं ये सबको रिकमेंड करूँगा और मैं कहूँगा एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोग लेट सोने वाले होंगे यहाँ पे, सब 1-2 बजे सोते हैं। तो आप 9 बजे के करीब सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, और ऐसा आप 10-15 दिन करके देख लो, आपको रिजल्ट्स अपने आप दिख जाएंगे। और मैंने अपने दोस्तों को भी ये रिकमेंड किया था अपने टाइम पे, और वो मेरे से कह रहे थे कि बहुत सही चीज़ बताई तूने और मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। तो तेरा डेली शेड्यूल क्या रहता था? एक डे इन अ लाइफ तेरा टिपिकल कैसा रहता था? तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती थी सुबह 5 बजे, और अब या तो मैं सीधे पढ़ने बैठ जाता था या फिर थोड़ा पढ़ के मैं रनिंग करने चला जाता था। और रनिंग का मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था कि मुझे 2-3 दिन हफ्ते में जाना ही पड़ता था, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे को एकदम फील्ड सा हो जाता था मेरा माइंड, और मैं फोकस नहीं कर पाता था चीज़ों पे। तो रनिंग मेरा प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने। और कभी भी ऐसे बहुत स्ट्रेस सा फील हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा दौड़े हो, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे दम लगा दो अपनी, तो फिर वो पूरा स्ट्रेस निकल जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब रनिंग से मैं अराउंड 6:30-7 बजे तक आ जाता था, फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था क्योंकि अभी मेरा माइंड एकदम फोकस है। फिर मैं 9 बजे के अराउंड नहाने चला जाता था और मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेता था। ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स खाता था, कभी बहुत ही रेयरली मैं कुछ पोहा वगैरह खा लेता था। और मैं कहूँगा कि ब्रेकफास्ट में लाइट ही रखना चाहिए अपने को, और फ्रूट्स खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उससे फोकस बहुत इंप्रूव होता है और पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पराठा वगैरह खाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो काफ़ी बैड इफेक्ट करती है। अब इसके बाद मैं 12 बजे तक पढ़ता था, फिर 12 बजे से 1 बजे तक मेरा लंच रहता था, जिसमें कि मैं अपना यूट्यूब वगैरह चला लेता था, थोड़ा टाइम पास कर लेता था, पूरा अपना रिफ्रेश कर लेता था, और 1 से 3 मैं पढ़ता था। फिर 3 बजे से मेरे को कोचिंग जाना होता था, और कोचिंग से मैं अराउंड 7:45-8 बजे तक ही आ पाता था। फिर मैं 1 घंटा डिनर में अपना थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा के सो जाता था 9 बजे तक। और जिस दिन कोचिंग नहीं होती थी उस दिन मैं 2 बजे के बाद भी पढ़ता रहता था, और अपना बीच बीच में मैं थोड़ा फ्रूट्स खाता था और थोड़ा इधर उधर घूम लेता था, जिससे कि मेरा माइंड फ्रेश रहे। और मैंने एक चीज़ और करी थी कि मैं 2 बॉटल लेके जाता था अपने रूम में 1-1 लीटर की, और मैं तब आके पानी पीता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पानी पी के मेरे को अच्छा लगता था, माइंड फ्रेश सा लगता था। मैंने सुना था कि पानी पीना चाहिए बहुत ज़्यादा, और ऐसा ही मेरा डेली शेड्यूल 12th के टाइम पे रहता था। तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि जो नीट के बच्चे होते हैं, तो उनमें से अगर तो आप मेंटेन कर पा रहे हो अपना परफॉर्मेंस तो आप निकाल जाओगे। और अगर आप 11th में भी बहुत अच्छे टॉपर थे, 10th में बहुत अच्छे टॉपर थे, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए, आप बीच में लटक गए, तो कई सारे बच्चे निकाल भी नहीं पाते नीट, ये तक हो जाता है उनके साथ। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने तुझे वो चीज़ मेंटेन करने को रखा कि भाई नहीं, मैं कंसिस्टेंटली इसको करते जा रहा हूँ? तो मेरे जर्नी में भी काफ़ी पॉइंट्स आए जहाँ पे मुझे बहुत डिमोटिवेटेड सा फील हुआ। मैंने सोचा यूट्यूब पे संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लेता हूँ, उससे मोटिवेशन हो जाएगा, लेकिन वो इतना वर्क नहीं करता था, और 1 घंटे चलता था मेरा तो मोटिवेशन। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी और वो कंसिस्टेंटली स्ट्राइक करती रहती थी कि मैं किसका भाई हूँ, और वो चीज़ मेरे को बहुत प्राउड फील होता था, और मुझे लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि इसने जो किया है, मैं वो नहीं तो कम से कम
कुछ तो कर ही सकता हूँ मैं, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पीछे नहीं रहने वाला, मैं पूरी जान लगा दूंगा अपनी, और मुझे बस यही मेरा मोटिवेशन रहता था। मैंने कभी भी आउटकम के बारे में नहीं सोचा, मैंने कहा चलते जाओ बस। तो तेरी प्रिपरेशन में कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जो सबसे तेरा कमजोर वीक पॉइंट है, तो तूने उसे कैसे ओवरकम किया? तो मेरा भी सबसे कमज़ोर पॉइंट जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होगा वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसको मैं 11th में तो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। मैंने ट्राई किया था यूट्यूब पे, पंकज सर की मैंने वीडियो देखी थी, मेरी जीओसी तो अच्छी हो गई थी, मगर हाइड्रोकार्बन में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया था। मैंने पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा था इवन। 12th में आके हमारे टीचर जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, उन्होंने बिल्कुल मतलब हर एक चीज़ का रीज़न बता दिया था उन्होंने, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने ये ठान लिया था कि यदि मैंने अभी डाउट नहीं पूछे अपने सारे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, और मुझे पूरी क्लास बैठी हुई है, सर बता रहे हैं है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, तब भी मैं इतना मतलब एक छोटी छोटी चीज़ में से डाउट निकाल के पूछ लेता था सर से। और मैंने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी इस बात में, और मुझे उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी 0 से बहुत अच्छी हो गई। अब मैं लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाउट बताने लगा, जब मैं खुद को नहीं आ रही थी और मैं दूसरों को बताने लगा। तो तेरी जर्नी में तू हमेशा कंसिस्टेंट रहा, तो क्या तुझे लगता है टीचर ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया तुझे कंसिस्टेंटली पढ़ने में? तो 12th में मुझे एक बात मैंने अपने दिमाग में रख ली थी कि मुझे केवल एक ही काम है इस टाइम पे, और वो है पढ़ना, और कोई भी काम ज़रूरी नहीं है मेरा। तो मैं जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं सर वो मैंने पढ़ लिया, टेस्ट में जो भी आ रहा है मैंने कर लिया, और टाइम कभी भी कम नहीं पड़ सकता। जब तुम ये सोच लो ना कि मुझे पढ़ना ही है और कोई काम ही नहीं है मेरे को, तो वो टाइम कभी भी कम नहीं पड़ेगा तुम्हें, और तुम हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे। और हमारे यहाँ हर 2 वीक्स में टेस्ट भी होते थे, तो फिर छोड़ भी नहीं सकते, आपको हर 2 हफ्ते में तैयारी करती ही रहनी है। मुझे 1 हफ़्ता लगता था, तो मैं 1 हफ़्ता क्लास का पढ़ता था, फिर 1 हफ़्ता टेस्ट का पढ़ता था, तो मतलब पूरे टाइम पढ़ते ही रहते थे। हाँ, तो मेन वही है कि कोई भी अगर अपन कोचिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर अगर रेगुलर टेस्ट हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मान लो कि 7 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, तो आपको ये रहता है दिमाग में यार कि उसमें मेरी रैंक ख़राब नहीं हो, क्योंकि फिर डिमोटिवेशन का साइकिल चालू हो जाएगा। तो वो डर की वजह से बंदा कंसिस्टेंटली पढ़ते ही रहता है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो बंद कर देते हैं एग्ज़ाम देना, यहाँ पर ही आपकी उल्टी घड़ी चालू हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको नहीं पता आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप डर रहे हो अपने आप को टेस्ट करने में, और फिर आपको पता ही नहीं जाएगा, तो फिर आप पढ़ोगे ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वैसा रहता है। तो इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी है, भले ही नहीं आता हो, भले ही तैयारी नहीं करी हो, आपको अपनी औकात पता चलेगी, टू बी ऑनेस्ट, सच बात बोलें तो, और उस औकात को ही अपने को बेटर करना है दिन ब दिन, दैट्स इट। तो तेरी लास्ट 7 डेज की रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी नीट की? मेरा मानना था कि लास्ट के 7 डेज उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि 7 डेज में आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको पूरे जो आपने साल में मेहनत करी है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो लास्ट के 7 डेज़ में मेरे सर ने बोला था कि लास्ट के 7 डेज़ मोस्ट रिलैक्सिंग होने चाहिए, तो मैंने थोड़ा उस बात को फॉलो किया। तो मैंने केमिस्ट्री को मैंने थोड़ा कम रिवाइज़ किया था, बाकी मैंने फ़िज़िक्स को पूरा रिवाइज़ कर लिया था, जो मैंने शीट्स वगैरह बनाई थी, और बायोलॉजी भी मैंने पूरी रिवाइज़ कर ली थी। बायो में मैंने केवल जो मैंने अंडरलाइन वगैरह कर रखी थी वो चीज़ें मैंने पढ़ ली थी, बायो हैक मैंने सॉल्व नहीं करी थी। बायो हैक तो सॉल्व नहीं करी थी, बट एक अमेजिंग सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो जब ये पढ़ने को बिल्कुल इसने कहा था मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं थक गया था, मैं बस पेपर देना चाहता था, मैं बहुत कोई मतलब नहीं था मेरे को। तो ये चीज़ ये करता है, और ये चीज़ से मैं राजी नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ कि लास्ट दिन तक भी पढ़ो, लास्ट के दिन के वाले दिन भी पढ़ो, नीट वाले दिन भी, क्योंकि अपन बायो पढ़ रहे हैं, और बायो इज़ अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट। ये 7 दिन पहले पढ़ना बंद कर दोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बंद कर दोगे, तो हो गया काम, फिर साल भर जब तुम्हें पढ़ाए हो सकता है तुम्हें याद नहीं रहे। तो मेरी ये फिलॉसफी है, और मेरी इसमें यही फिलॉसफी है कि मैं कोई भी मेरा पेपर होता था तो मैं पेपर वाले दिन तो किताब को हाथ भी नहीं लगाता था, उसके पहले मैं बढ़िया जम के पढ़ता था, लेकिन जिस दिन टेस्ट हो रहा है उस दिन तो मैं किताब को सुबह से ही किताब को मैं हाथ नहीं लगाता था। मुझे लगता है कि वो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि उससे दिमाग एकदम खाली रहता है, और तुम हाल पेपर जाओगे तो तुम्हें फुल फोकस में हाल फटाफट क्वेश्चन आते हैं, हल हो जाते हैं। अगर वो सही चीज़ है तो फिर जब नीट वाले दिन मैंने सुबह से को बायो एक कराई, और उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ गए जो दरा से 1 घंटे के सेशन से ही, और वो तेरा सही भी हो गया क्वेश्चन, एक 5 नंबर का तुझे वैल्यू पता है, आज तुझे समझ में आ रहा होगा, जो उस टाइम पे शायद तुझे नहीं पता होगा, मुझे पता था, लेकिन कि वो 5 नंबर का खेल है, 10 नंबर का खेल है, तो 1-2 क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कि आप
हर एक बिल्कुल पॉइंट एनसीईआरटी का भी नहीं याद रख पाओगे एट द एंड, अगर आपने 2 साल बोर्ड जम के एनसीईआरटी पढ़ी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भूलोगे, डेट भूल जाओगे, साइंटिस्ट का नाम भूल जाओगे, बहुत बेसिक बात है। कितनी भी बायो कर लो, कितना भी कर लो, इसलिए PYQ एट द लास्ट डे करना बहुत ज़रूरी है। या तो एग्ज़ाम वाले दिन करो या उसके एक दिन पहले सारे PYQs। बेस्ट मैं कहूँगा बायोहैक से करके जाओ, वो बेटर है इन कम्पेयर ऑफ MCQ, क्योंकि बायोहैक से आपको मतलब एक एक PYQ के अंदर का PYQ, MCQ के अंदर का एक इफेक्ट पता चलेगा। तो इसके बारे में तू क्या कहना चाहेगा? हाँ, ये बात तो मेरे को माननी पड़ेगी कि वो जो क्वेश्चन भाई ने मेरे को उस दिन बताया था वो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट आ गया था। और मैंने पेपर को एनालाइज किया जब घर पे आके, और मैंने वहाँ पे भी देखा तो PYQ भरे हुए थे उसमें। मुझे लगता है कि PYQ फिर लास्ट में करना ज़रूरी है, और बायोहैक से करना वो मुझे बेटर लगता है, क्योंकि हर चैप्टर में उसमें चैप्टर वाइज PYQ उसमें हाईलाइटेड है, तो वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू MCQ। आप सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है MCQ करने में। उसमें रिटेंशन भी बेटर है, आपको याद रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रहेगी इन कम्पेयर ऑफ अगर आप PYQ करते हो सकता है आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपने कर दिया हो सब उसको। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर विच यू थिंक कि उस वजह से तेरे इतने अच्छे स्कोर और रैंक आई नीट में? देखो, इस सवाल का जवाब ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी, और 2 साल तक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो 2-3 महीने पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, उसमें 2 साल तक आपको कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना भी है कि नीट वाला दिन वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और यदि उस दिन कुछ भी आपने गड़बड़ कर दी तो 2 साल की मेहनत ख़राब हो सकती है 1 सेकंड में। तो नीट वाले दिन के लिए आपको हमेशा के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और आपको वहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि घबरा गए ना, सबसे दिक्कत वाला काम वही है कि घबरा जाते हैं बच्चे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने को ऐसा समझना है कि मैं तो कोचिंग का अगला टेस्ट देने जा रहा हूँ, और इसमें यदि मेरे बेकार मार्क्स भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे आप जाओगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, और आप अपना बेस्ट दे के आओगे वहाँ पे, और आपको अच्छा लगेगा रिजल्ट देख के। ये चीज़ तो बिल्कुल सही बात है। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने एग्ज़ाम बिगाड़े हैं, क्योंकि मैं घबरा गया था एग्ज़ाम वाले सेंटर पे। मैंने देखा इतने सारी भीड़ है, अरे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो एकदम लाइन में लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि इनके सामने हम स्टैंड भी कर पाएंगे, और उस वजह से मेरे JEE मेन का अटेम्प्ट बिगड़ गया था। तो जैसे तूने बोला कि घबराना नहीं है, तो क्या हम ऐसा करें जिससे हम नहीं घबराएं? देखो, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं नीट देने आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। मुझे कुछ और सोचना है कि मैं तो वही एक टेस्ट देने आया हूँ, सस्ता सा बिल्कुल, और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें बेकार जाए अच्छा जाए, कोई इन्विजिलेटर चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचनी है अपने दिमाग में कि मैं नीट देने आया। नीट शब्द यदि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो तुम घबरा जाओगे, इसको बिल्कुल भी नहीं आने देना। बस तो तुम बिल्कुल भी नहीं घबराओगे और तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अपनी बॉडी एक फिज़िकल एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें अगर हम कुछ केमिकल की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी शांत होती है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप अगर सुबह थोड़ा बहुत उस दिन फिजिकल एक्टिविटी करने जाओ, 500 मीटर या 1 किलोमीटर भी जस्ट दौड़ लगा लो या सिंपल ब्रिस्किंग कर लोगे, तो एक माइंड एक शांत हो जाता है। माइंड में ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो बॉडी को और माइंड को शांत कर देते हैं। तो ये चीज़ से भी आप एक बायोलॉजिकल बेनिफिट ले सकते हो। और ये बात भी बिल्कुल सही है, मैं इस पर भी एग्री करता हूँ। और इवन मैं भी रनिंग करके ही गया था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम फ्रेश हो जाता है माइंड और फुल फोकस हो जाता है, और आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो कोई ऐसा इंसिडेंट बता अपने 2 साल की जर्नी में जिसने तुझे इमोशनल किया हो, या तुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ ऐसी लगती हो कि ये जब नीट हो जाएगा तो उसके बाद ये चीज़ मैं अपनी, अगर कोई मुझे मेरी कहानी पूछेगा मुझसे तो वो चीज़ मैं कवर करूँगा। इसमें एक चीज़ हमारे साथ में हुई थी जो कि काफ़ी मतलब मैं कहूँगा बहुत प्राउड वाली चीज़ है, काफ़ी फ़नी सी भी है। तो हमारे एक सर थे केमिस्ट्री के 11th में, तो वो मतलब मेरे को जानते थे, भाई को जानते थे तो मेरे को जानते थे, मगर वो मेरे को कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं मानते थे, वो मुझे एवरेज स्टूडेंट ही मानते थे। मगर 12th में उन्होंने मेरे को एलन बुलाया, उन्होंने आकाश से एलन ज्वाइन कर लिया था, तो उन्होंने मेरे को एलन की ब्रांच पर बुलाया मेरे दोस्तों के साथ, और वहाँ पे उन्होंने हमसे बोला कि आप हमारे साथ एलन में ज्वाइन कर लो और हम आपको पढ़ाएंगे। और वो हमें फ्री में पढ़ाने को तैयार थे वहाँ पे, और वो कह रहे थे कि बस आप आ जाओ हमारे पास में, हम आपको पढ़ाएंगे और हम ही आपका सिलेक्शन कराएंगे, ये आकाश वाले कुछ नहीं करने वाले। और वो इतने आदर थे मुझे लेने के लिए कि उन्होंने तभी भाई को भी बुला लिया कि तुम भी आ जाओ और ना अभी बात कर लेते। और वहाँ पे जो ब्रांच का जो हेड था ग्वालियर के एलन की ब्रांच का, वो भी मेरे सामने बैठा हुआ था, वो भी कह रहा था कि आ जाओ।
और उनके इतने इंसिस्ट करने के बाद भी मैं नहीं गया वहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और उनका फ़ोन भी आया घर पे कि आज तुम आए नहीं, और फिर भी मैंने उनको मना कर दिया। जिन्होंने मेरे को हमेशा से एवरेज समझा वो आज मेरे पास आके मेरे को बोल रहा है कि तुम फ्री में आ जाओ, वो भी एलन जैसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो काफ़ी सीरियस बातें भी हो गई हैं, तो ऐसा कोई फ़नी सा इंसिडेंट बता जो तेरी 2 साल की नीट की जर्नी में हुआ हो। नीट की जर्नी में सबसे फ़नी जो इंसिडेंट था वो बहुत ही शॉकिंग होगा आपके लिए, और आप बिलीव नहीं करोगे। हम लोग एलएससी का पेपर देने गए थे, वो पेपर हमारे एक्सटेंशन ब्रांच के अंदर ही हो रहा था, और ये देख के मैं सबसे ज़्यादा शॉक था। और फिर हम लोग अंदर गए तो हमारे टीचर्स भी घूम रहे थे वहाँ पे। फिर फिजिक्स का पेपर हमने दिया, वो ठीक था। केमिस्ट्री में हमने क्या किया, हमने अपने दोस्तों को बिठा लिया अपने रूम में, जो कि उनका रूम दूसरा अलॉटेड था उनको, फिर भी हमने उनको बिठा लिया उसमें। और टीचर आया, उन्होंने अटेंडेंस शीट पे साइन कराने को बोला। तो अब जैसे उस रूम का एक ही पेज था और बाकी पेजेस में दूसरे रूम के बच्चे थे, तो हमारे दोस्तों ने पेज चेंज कर करके वहाँ पे अपने साइन करे, और वहाँ पे दोनों शौक की ये क्या चल क्या रहा है। ये सबसे फनी चीज़ हुई बायो के पेपर में, जब हमारे टीचर वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने मेरा पेपर लिया और उसमें टिक कर दिया आंसर। और मैं वहाँ पे शॉक कि ये क्या चल रहा है, किस लेवल पे चीटिंग हो रही है यहाँ पे। और इतना एक नेशनल स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें इतनी खतरनाक तरीके से चीटिंग हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी फनी बात कि उन्होंने जो आंसर टिक कराए थे वो गलत निकले, और हम लोगों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है एलएससी में। वो इतना अच्छा पेपर बनाते हैं कि टीचर भी गलत कराते हैं, तो चीटिंग भी अगर हो रही है तो आखिर में जाके नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब एनएससी के अपने स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और बड़ी मुश्किल से उसका मैं बायो का क्लियर किया था अपने टाइम पर। तो फिजिक्स के रिवीजन में नील ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था जो मैंने पहली बार देखा था, जो कि था शीट्स का। तो शीट्स बना के तू रिवीजन करता था, राइट? तो कैसे वो तू शीट बनाता था उसके बारे में बता। तो वैसे तो ये तरीका मेरे को मेरे सर ने बताया था, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्लैंक पेपर लेंगे, उसमें बीच में एक लाइन खींचेंगे, और अब एक साइड आप क्वेश्चन लिख लो। जैसे कोई भी फॉर्मूला है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया है ना, ऐसे फॉर्मूले लिख लिए। जैसे स्फीयर के लिए अलग होता है, तो ऐसे स्फीयर लिख लिया, फिर वहाँ पे अपना हॉलो स्फीयर लिख लिया, फिर कोन लिख लिया। ऐसे करके शीट्स बना लेते। उसमें हम क्या करते थे कि आंसर को हाइड कर लेते थे और उसको लिख लेते थे, और ये शीट से रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाता था। मैं रोज सुबह लगा लेता था एक एक चैप्टर की, तो उससे हर चीज़ याद रहती थी। इसको बनाने के लिए तुम्हारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होने चाहिए, और तुम्हें बस जो जो पॉइंट तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है वो तुम लिखते जाओ, और फॉर्मूले सारे लिख लो, बस तुम्हारी शीट बन जाएंगी। और ये मुझे लगता है बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का फिजिक्स के अंदर। तो बायो एक केमिक तूने यूज़ करी है अपने 11th-12th में, 11th में कम करी है, 12th में अच्छे से करी है, तो दोनों के बारे में अच्छे से पता कैसे यूज़ करता था। तो 12th में केमिक में मैं फिजिकल में मैंने केमिक सॉल्व करी थी एक बार, तो मुझे वो बोरिंग सी लगती थी और मुझे इतना कुछ आउटपुट उसका लगता नहीं था, इसलिए मैं फिजिकल में केमिक यूज़ नहीं करता था। लेकिन फिजिकल के चैप्टर्स में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें याद रखने पड़ते हैं, तो उन्हें मैं सेपरेटली लिख लेता था। और उसके बाद इनऑर्गेनिक में मैंने केमिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और केमिक ही करी है ऐसे समझ लो आप, तो क्योंकि वो बहुत सही चीज़ है, उससे हाल हो जाता था और फुल डिटेल में हो जाता था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी की हर एक डिटेल आपको याद होना, तो इनऑर्गेनिक में आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेरे इनऑर्गेनिक में शुरुआत में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ किसी भी टेस्ट में। तो और इनऑर्गेनिक में कोचिंग मॉड्यूल्स को हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और उनमें जो हायर क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं थोड़े, उनको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। और ऑर्गेनिक का मैं बताऊँ तो ऑर्गेनिक में 11th में जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से दिए हैं केमिक में। तो यदि आप 11th को कर लोगे एक बार केमिक से, तो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके चैप्टर्स अच्छे हो जाएंगे। केमिक में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे टेस्ट में वो आया था, फाइनल टेस्ट सीरीज़ के जो टेस्ट थे उसमें केमिक से इतने क्वेश्चन आए थे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, और मुझे बहुत दुख हुआ था कि ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, इसके अंदर एक क्वेश्चन था और मैं गलत करके आ गया टेस्ट में। तो वो चीज़ आप बस याद करने वाले पॉइंट्स एक बार केमिक से कर लो, तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बायो हैक ने तुझे कैसे कैसे हेल्प करी? तो जब मैं 12th में था तब बायो का सेकंड एडिशन चल रहा था, जो कि अच्छा था लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था। मुझे काफ़ी उसमें क्वेश्चन मेरे को ऐड करने पड़े कुछ चैप्टर्स में, तब जाके मेरे को थोड़ा उसको यूज़फुल मैं समझ पाया। तो ये मेरी 11th की बायो हैक है, जो कि बाहर से देखने में लग रही होगी कि फट रखी है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं लगती थी कभी भी, और मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है ही इसके अंदर। फिर 12th में मैंने यूज़ करी
थर्ड एडिशन, जो कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा सही बनी है और इसमें काफ़ी कुछ कवर्ड है। बहुत ही कोई माइनर सी डिटेल होगी जो कि इसके अंदर मिसिंग होगी, वो भी मैंने ऐड कर ली थी अपनी साइड से ही। बायोहैक ने जो मेरी 11th के चैप्टर्स को याद करने में, जो समझने में मेरी हेल्प करी है, वो मुझे लगता है प्राइसलेस है मेरे लिए। और बिना बायोहैक के शायद मेरी 11th बहुत कमज़ोर रह जाती, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उस टाइम तक थर्ड एडिशन आ गया था। तो मैं जब थर्ड एडिशन बना रहा था तो मेरा थर्ड ईयर चल रहा था, और उस टाइम पर काफ़ी मुश्किल मुझे बहुत पड़ी थी, क्योंकि मेरा कॉलेज भी साथ साथ में चल रहा था। क्योंकि जब मैंने बायोहैक बनाई थी तब तो लॉकडाउन था, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैंने काफ़ी अच्छे से बैठ के बना लिया था। लेकिन थर्ड एडिशन के टाइम पे मेरे को बहुत टाइम क्रंच आता था, बट कैसे तो भी मैंने बनाया। मैं ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि ये नील के काम आएगी सबसे पहले, क्योंकि जब आप बुक बनाते हो ऑब्वियसली आप ये सोच के बना रहे होते हो कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बुक बनाना है और बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी। ठीक है, दैट इज़ समथिंग। लेकिन एक घर में ही बैठे बैठे इंसान को काम आने वाली है और वो इतना तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो नील, कहता हूँ अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे बायोहैक और कैमैक? मैं बिल्कुल अपने जूनियर्स को बायोहैक और कैमैक रिकमेंड करूँगा, और मैं मेजरली बायोहैक को रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो मुझे लगता है कि काफ़ी कंप्लीट है इस टाइम पे, और हर चैप्टर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, और स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पूरी तरीके से दिया हुआ है उसमें। और मुझे लगता है कि यदि वो कोई कर लेता है तो कुछ छूटेगा नहीं उसका। और कैमैक में मैं कहूँगा कि इनऑर्गेनिक जो 12th की है वो बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। बाकी थोड़ा 11th में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, और जो 11th में ऑर्गेनिक दी है वो बहुत अच्छी दी हुई है। मतलब उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके, जो आपको दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में, जो कि सबको ही आती है, वो भी क्लियर कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो नील, एक लास्ट मैसेज क्या तू देना चाहेगा सारे नीट एस्पिरेंट को, एक आखिरी पूर्ण विराम इस वीडियो को और तेरी जर्नी को नीट की? तो मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा, जो कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे डिफरेंट मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों से काफ़ी डिफरेंट था इस चीज़ में, कि मैंने कभी भी किसी टीचर को, किसी पर्सन को, ना इवन अपने भाई को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया कि उन्होंने जो बोल दिया वही करना है। वो मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ कि भाई आपने ऐसा बोला तो क्यों करना है ऐसा, और एट द एंड मैं केवल अपनी सुनता हूँ, चाहे टीचर कुछ भी बोले, चाहे भाई कुछ बोले, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। जैसे मान लो यदि मैं फेलियर भी होता है मेरे साथ, तो उसके लिए केवल मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं किसी और की वजह से फेल नहीं हो रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे सही लगती है, उससे कॉन्फिडेंस आता है और एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो भी है मैं हूँ, मैंने किया है, और आई कैन मेक इट बेटर, और मैं करूँगा, इट्स ऑल ऑन मी। बिल्कुल। और कई बार कोचिंग्स में टीचर गलत गाइडेंस दे देते हैं, जिससे कि बच्चे गलत एग्जाम में कर जाते हैं, जो बच्चे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं। ऐसा मैंने होते हुए भी देखा है। द थिंग इज़ कि तुम्हें जो लग रहा है तुम्हारे लिए अच्छा है वो तुम्हें करना चाहिए। कोई टीचर तुम्हें बोल रहा हो कि नहीं अभी ये चैप्टर रिवाइज करो आज, तो हो सकता है कि उसे नहीं पता है ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स पता है, उसे नहीं पता है कि तुम्हारा कौन सा वीक है। वो तो अपने मन से इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे, तो वो तुम्हें बोल देता है कि अच्छा चलो ये कर लो आज। तो द थिंग इज़ कि तुम्हें पता है तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है, तुम्हें पता है कि तुम नीट क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हें पता है शायद तुमने क्यों ड्रॉप लिए हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी कौन सी सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। तो द थिंग इज़ कि तुम्हें उसे बस ताकतवर बनाना है और खुद पे विश्वास रखना है। चीज़ें होंगी, बस बिलीव इन योर सेल्फ एंड करते चलो कंसिस्टेंटली नीट निकलेगा। अगर मन में है तो ज़रूर निकलता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया नील के साथ बात करके, और अभी थोड़ा थोड़ा नील भी इस चैनल पर कंटेंट क्रिएट करेगा मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नेक्स्ट मुझे अब देना है, तो अब मैं थोड़ा इस चैनल पर कम कंटेंट बनाऊंगा और नील थोड़ा अपना कंटेंट की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, चैनल पे कुछ नया हो रहा होगा बहुत टाइम बाद। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।